चलिए, गुड इवनिंग। टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर मुझे स्नेल्स लॉ के साथ डील करना है। अब स्नेल्स लॉ के साथ अगर डील करना है तो मुझे स्नेल्स लॉ के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए। एंड इफ यू आर स्टडीइंग इन दी +2 क्लास, यू आर नॉट न्यू टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। 10th क्लास में अच्छी तरह से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा। 10th क्लास में इसके रिलेटेड काफी बातें भी की होंगी। हम इसके अंदर कुछ ना कुछ नया ऐड ऑन करते हुए +2 क्लास में जाएंगे। पीछे हमने मिरर्स कर लिया था, मिरर्स के अंदर अभी हमने कुछ नया कुछ ना कुछ जरूर देखा था अदर देन 10th क्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर भी सेम चीज हम देखने वाले हैं, कुछ ना कुछ नया जरूर निकल के आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर अदर देन 10th क्लास। कुछ ऐड ऑन होगा नॉलेज के अंदर, ठीक है, और कुछ ना कुछ नई बातें ऐसी निकल के आएंगी जिससे हमारा 10th क्लास का जो एक मिसकंसेप्शन थी या कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं थी, वो कंसेप्ट की क्लैरिटी यहां पे निकल के आएगी। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं तो हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को कैसे डील करते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट के साथ। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम rarer to denser medium। वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी हो सकता है। वाइस वर्सा मतलब डेंसर टू रेयर मीडियम के अंदर भी लाइट जब जाएगी तो लाइट क्या करती है? अपने पाथ से बेंड कर देती है। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम द रेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है। और वाइस वर्सा मतलब डेंसर टू रेयर मीडियम के अंदर भी अगर वो एंटर करती है तो वो अपने पाथ से क्या कर जाएगी? डिविएट कर जाती है, पाथ से हल्का फुल्का भटक जाती है, जैसे आप +2 क्लास में भटक जाते हो वैसा ही। ठीक है, अब +2 क्लास में इस डेफिनेशन के अंदर नया क्या निकल के आ रहा है? +2 क्लास में इस डेफिनेशन के अंदर निकल के ये आता है, हम क्या बोलते हैं? रेयर टू डेंसर मीडियम की जगह हम क्या वर्ड यूज करना शुरू कर देते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। जब लाइट ट्रेवल करती है डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी में से, ठीक है, तो लाइट क्या करती है? अपना पाथ चेंज कर देती है। तो मतलब मैं रेयर टू डेंसर मीडियम की जगह ऑप्टिकल डेंसिटी वर्ड यूज कर रहा हूं +2 क्लास में। हालांकि 10th क्लास में भी यूज कर सकते थे, लेकिन 10th क्लास इज ए लोअर लेवल क्लास, बच्चे को अभी समझ में नहीं आता, +1 पहली बार वो पढ़ रहा होता है, तो माइट भी वहां पर हम ये वर्ड यूज नहीं करते। लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी भी किसे रिप्रेजेंट कर रही है? रेयर टू डेंसर मीडियम को ही रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अभी यहां से मेरे पास कंक्लूजन्स क्या निकल के आते हैं? मेरे पास यहां पर कुछ बातें निकल के आती हैं। क्या बातें निकल के आ रही है उसके ऊपर बात करते हैं। मेरे पास यहां पर ऑप्टिकल डेंसिटी को डिवाइड करने के लिए ऑप्टिकल रेयर निकल के आता है और ऑप्टिकल डेंसर निकल के आएगा। मैं इसे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके चलता हूं। अब जब मैं इसे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके चलता हूं तो मेरे पास यहां पर क्या निकल के आता है? मेरे पास यहां पर निकल के आता है ऑप्टिकल रेयर की अगर डेफिनेशन देखूं, लाइट ट्रेवल्स विद फास्टर स्पीड या वेलोसिटी कह लो या फास्टर स्पीड कह लो, तो उसे ऑप्टिकल रेयर मीडियम कहना शुरू कर देते हैं। एज सच ये सिर्फ और सिर्फ 2 मीडियम्स के बीच में कंपैरिजन का मेथड है, ठीक है। एज सच अगर आप देखा जाए कि मेरे पास ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब ये हमेशा कंपैरिजन मेथड के साथ ही हम लेके चलते हैं कि एक मीडियम का दूसरे मीडियम के साथ कंपैरिजन करके हम दिखा देते हैं, जिसमें जिस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड ज्यादा होगी उसे हम रेयर कहना शुरू कर देते हैं इन कंपैरिजन विद दी सेकंड मीडियम जिसके अंदर लाइट की स्पीड क्या निकल के आ रही है? कम निकल के आ रही है। ऐसा हमारे पास कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हाँ मेरे पास कोई एक डिवाइस नहीं है कि मैं मेजर करके बता दूं ये डेंसर है ये लेयर है ना। हम ये कंपैरिजन मेथड से करते हैं एवरी टाइम। वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम निकल के आती है,
ठीक है, अब वैक्यूम का ही कंपैरिजन कर करके हमने बाकी सभी की क्या निकाली हुई है, स्पीड, बाकी सारे मीडियम्स के अंदर स्पीड निकाली हुई है। ठीक है, तो ऑप्टिकल रेयर आएगा मीडियम इन विच द लाइट ट्रेवल्स फास्टर एंड ऑप्टिकल डेंसर निकल के आएगा, यहां पर मीडियम लिख लो वर्ड, मीडियम इन विच light travels with faster speed, medium in which light travels with slower speed, बस इतना ही है। ठीक है, एज सच कोई डिवाइस नहीं है हमारे पास, जैसे वेट को मेजर करने के लिए डिवाइसेस होती हैं, इसके बाद हम कंपैरिजन मेथड से करते हैं, सारा कंपैरिजन मेथड से निकल के आता है। ठीक है, अभी व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां से वर्ड निकल के आता है मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां से मेरा वर्ड निकल के आना शुरू हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो जब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करता हूं तो मेरे दिमाग में कुछ वर्ड्स निकल के आने शुरू हो जाते हैं। एटलीस्ट 10th क्लास से कंसेप्ट मुझे ज्यादा बेटर चाहिए, ज्यादा बेटर वे के साथ मुझे ये अंडरस्टैंड करना है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वर्ड। ठीक है, तो मैं इसके लिए +2 क्लास में बच्चे को ये कहता हूं, टू मेजर द ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड ए टर्म कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने एक टर्म निकाली जिसे हमने नाम क्या दे दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम दे दिया। समझ में आना शुरू हो गया होगा कि यार कैलकुलेट करने का एक मेथड है, मैथमेटिकल मेथड है। मैथमेटिकली मेरे पास एक मेथड निकल के आ गया टू मेजर द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए मीडियम, टू मेजर द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए मीडियम। तो मैंने आपको पहले ही बोला मेरे पास ऐसा कोई डिवाइस नहीं है इसे मेजर करने के लिए, हमारे पास एक कंपैरिजन मेथड निकल के आता है। किसी भी मीडियम की अगर डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी को अगर मेजर करना है तो मेरे पास यहां पर एक कंपैरिजन मेथड निकल के आता है। और मैथ्स के अंदर जब आप कंपैरिजन करते हो दो फिजिकल क्वांटिटीज के लिए बीच में जो कंपैरिजन करते हो ना, तो मैथ्स में मैथमेटिकली, ठीक है, मैथमेटिकली कंपैरिजन 8th क्लास में पढ़ा होगा ये, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज इज डन with the help of रेशियो। रेशियोज के साथ आप कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, रेशियोज के साथ आप दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन करते हैं। अब अगर आप रेशियोज के साथ इसका कंपैरिजन करते हो तो आपको पता चलता है कि आप रेशियोज के अंदर डिवाइड करके चलते हो दो फिजिकल क्वांटिटीज, लेकिन उसकी कंडीशंस होती हैं हमारे पास। जब आप दो फिजिकल क्वांटिटीज की मैथ्स के अंदर रेशियो निकालते हो ना, तो पहली तो वो फिजिकल क्वांटिटी निकल के जो आ रही है उसकी एसआई यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर उनकी एसआई यूनिट सेम नहीं निकल के आ रहे, मतलब उसके यूनिट्स जो निकल के आने चाहिए वो सेम आने चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं निकल के आते तो आप रेशियो नहीं निकाल सकते, आप रेशियो जो निकाल रहे हो दैट इज रॉन्ग। तो यहां पर ये सारा मैथ्स का, मैं ज्यादा मैथ्स के अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन 8th क्लास के अंदर ये सारा आपने समझा होगा।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर मेरे पास यहां पर कंपैरिजन मेथड जो निकल के आ रहा है वो कैसे निकल के आ रहा है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहां पर ये सिंबल निकल के आ गया मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। तो कंपैरिजन कैसे निकल के आएगा, अभी मैंने क्या बोला था, ऑप्टिकल रेडियल मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट इज स्लोअर। तो यहां पर स्पीड के साथ ही हम ये सारा निकालने वाले, ठीक है। तो डेंसिटी हमने क्या देखा, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमने फॉर्मूला क्या निकाला, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, हमेशा वैक्यूम के साथ ही कंपैरिजन करना है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज मैक्सिमम, सिर्फ वैक्यूम के अंदर ही स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम निकल के आती है। तो हमने मैक्सिमम के साथ, वो मैक्सिमम हमें मालूम है, तो मैक्सिमम के साथ ही कंपैरिजन करके हमने बाकी मीडियम्स का निकाला हुआ है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो भी मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम निकल के आएगा, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आ रहा है ये आपका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आ रहा है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम निकल के आ रहा है। यहां पर एक बात याद रखनी है, ये विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम निकल के आ रहा है, ठीक है। ये किसके साथ निकल के आ रहा है, ये विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम निकल के आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर क्लियर है। अभी मैं इसी को एक्सपैंड कर रहा हूं, आपकी नॉलेज इनहांस कर रहा हूं यहां से, ठीक है। तो नॉलेज में इनहांसमेंट कैसे निकल के आती है, हमने क्या देखा, हमने एयर एंड अगर वाटर का आपस में कंपैरिजन करने का सोचा, तो हमें पता चला कि एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो मतलब मैं एयर की एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे, एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, ठीक है, एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है। अच्छा, अभी समझना बड़ा इजी लगेगा। देखिए सीधी सी बात है, हम जब भी भागते हैं ना तो ग्राउंड में हम भागते हैं, तो एयर होती है हमारी सराउंडिंग में, भागना इजी है। यही अगर बार बारिश हो रही है, जैसे अभी बारिश हो रही है, बार बारिश हो रही है, ठीक है, तो बारिश में पानी खड़ा हो और अगर पानी में भागना पड़ जाए तो आपको मुश्किल आने वाली है, आप उतना फास्ट नहीं भाग सकते। एयर में बहुत तेज भाग रहे हो, आपकी खुद की, अब जो बात आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है ना, वो सेम बात लाइट के ऊपर एप्लीकेबल हो रही है। आपको पता चल रहा है कि एयर की डेंसिटी कम है, आप वहां पर ज्यादा तेज भाग सकते हो, लेकिन वाटर की डेंसिटी ज्यादा निकल के आ रही है, गाढ़ापन कह देता हूं मैं वहां पर, अभी अगर मुझे ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है, ठीक है, तो वहां पर आपको भागने में दिक्कत आएगी। तो मतलब यहां पर मेरे दिमाग में एक चीज आनी तो शुरू हो गई है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आएगा एयर का, ठीक है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकल के आएगा वाटर का, चाहे एयर का निकल के आए चाहे वाटर का निकल के आए, स्पीड जो निकल के आएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकल के आएगी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। यहां पर भी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये मेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकल के आती है, ठीक है। मोर द डेंसिटी लेसर इज द स्पीड, लेसर इज द स्पीड, मोर द डेंसिटी लेसर इज द स्पीड। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी स्पीड मेरी क्या निकल के आएगी, कम निकल के आएगी। बाबू शायद ध्यान से देखो, ध्यान से समझो ये बात, यही कंसेप्ट पकड़ना है हमें, यही कंसेप्ट पकड़ना है। मोर द डेंसिटी, ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी लेसर इज द स्पीड,
lesser is the speed. More the density, lesser is the speed. समझ में आ रही? अच्छा, अभी बड़ी मजेदार बात बताऊंगा, शायद काफी फिजिक्स के टीचर ये बात बता नहीं पाते। मैं 8th क्लास के कंसेप्ट की तरफ जाता हूं, ठीक है? 8th क्लास के कंसेप्ट की तरफ लेके जाता हूं तुम्हें। 8th क्लास का कंसेप्ट में हमने क्या पढ़ा था? डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस, ठीक है? हमने क्या पढ़ा था? डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस पढ़ा था, ठीक है? तो मेरे पास वहां पर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस निकल के आते थे। मेरे पास वहां पर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस निकल के आते थे, अगर हल्का फुल्का भी याद हो, ठीक है? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस निकल के आते थे। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस के अंदर क्या होता था? आप क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे, बच्चे को रट्टा लगाया जाता था, वहां पे मल्टीप्लाई करना। वहां पर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस के अंदर आपको क्या करना? मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर क्या करना है? आपको डिवाइड करना है। आपको 8th क्लास के अंदर अगर हल्का फुल्का भी याद हो, ऐसे बॉक्स बनवा दिया जाता था, ठीक है? यहां पर मेरी एक फिजिकल क्वांटिटी, यहां पर मेरी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी निकल के आ जाती थी। यहां पर इसकी वैल्यूज आ गई x1 y1, ये x2 y2, इस तरह से निकल के आ जाता है। तो आप क्या करते थे? x1 y1 मल्टीप्लाई करते थे, इक्वल टू x2 y2 कर देते थे। ये चीज करते थे, ये चीज करते थे, ये चीज करते थे, ठीक है? यहां पर अब यही वाला कंसेप्ट मेरा यूज हो रहा है यहां पे, सेम कंसेप्ट मेरा यहां पर यूज हो रहा है जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की बात करते हो। क्यों? ये भी तो इनडायरेक्ट वेरिएशन ही निकल के आ रहा है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन निकल के आ रहा है, ठीक है? ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाइयों और बहनों? ध्यान से देखो, ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब तुम्हें समझ में आएगा जूनियर क्लासेस में अच्छे टीचर से पढ़ना क्यों जरूरी था। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, और अगर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो इस तरह से बना देते हैं, ये देखो, ये इस तरह से, ठीक है? यहां पर ले लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एयर आ गया, ये वाटर आ गया, ठीक है? ये एयर का आ गया, ये वाटर का निकल के आ गया। यहां पर एयर के अंदर स्पीड आ गई, तो मैं इसे VA मान लेता हूं, ये VW मान लेता हूं, इस तरह से, ठीक है ना? इजी लग रहा है? कंसेप्ट पकड़ना हमने, मेन तो मुद्दा ये निकल के आता है, कंसेप्ट पकड़ा जा रहा है हमसे कि नहीं पकड़ा जा रहा है। जूनियर क्लासेस को रिलेट करना है, तो हमने क्या करना था? इन दोनों को आपस में क्या करना, ठीक है? गलती होगी, एक छोड़, यहां पर आना था डेंसिटी, यहां पर आना था डेंसिटी, यहां पर आना था वेलोसिटी, हाँ ठीक ऐसे, ठीक है? यहां पर आना था एयर, यहां पर आना था वाटर, यहां पर म्यू एयर, यहां पर वेलोसिटी ऑफ एयर, ठीक है? यहां पर म्यू वाटर, यहां पर वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। म्यू मतलब दो ऑपोजिट क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है? म्यू ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू म्यू वाटर इंटू वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो मैं क्या कर रहा हूं अभी? ध्यान से देखो, मैं म्यू वाटर ऊपर रख रहा हूं और ये म्यू एयर को जाके इसके साथ डिवाइड कर रहा हूं ऊपर। यहां पर वेलोसिटी ऑफ वाटर ऊपर ही आएगा, वेलोसिटी ऑफ एयर ऊपर ही आएगा, यहां पर वेलोसिटी ऑफ वाटर निकल के आएगा। अब हमने क्या किया, आगे चल के इस सारी चीज को क्या लिख दिया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसका मीनिंग ये निकल के आ रहा है, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये देखो, तुम्हारी 8th क्लास को रिलेट करके मैंने ये सारा कंसेप्ट समझाया, कोई रट्टे वाली बात नहीं है, आपको ये याद रखना है, ठीक है? अगर यही चीज मुझे मीडियम्स की हेल्प के साथ बतानी है, यही चीज मुझे अगर मीडियम्स मतलब आपको लर्न ये वाला करना फॉर्मूला जो मैं अभी लिख रहा हूं, अभी लिखने लगा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
तो 10th क्लास में आपको इस मेथड के साथ नहीं करवाते, वहां पर सीधा सीधा बच्चे को थोड़ा बहुत कंसेप्ट देके समझाया जाता है। मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये आपको आपकी बुक्स के अंदर मिला लिखा हुआ मिलता है, 10th क्लास की बुक के अंदर ऐसे मिलता है। स्पीड ऑफ लाइट इन, अब एयर की जगह क्या निकल के आ गया था, ए की जगह आ गया मीडियम 1, तो ये मीडियम 1 निकल के आ गया। स्पीड ऑफ लाइट, ये क्या निकल के आ गया, इन मीडियम 2। पकड़ो बात को, कंसेप्ट को पकड़ो, कंसेप्ट को पकड़ के चलो बात। कंसेप्ट पकड़ा गया तो समझो सारा काम हो गया। कंसेप्ट पकड़ना बस। ठीक है जी, कंसेप्ट को पकड़ के चलो और कुछ नहीं है। ये लर्न करना है, लर्न। ये मैंने पूरा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का आपको कंटेंट दे दिया। ठीक है जी, यहां पर कुछ बातें और अच्छे तरीके से रिलेट करते हुए बात करते हैं। जैसे एयर के साथ कंपैरिजन, अब वैक्यूम के साथ कौन कंपैरिजन करेगा, वहां पर कौन जाएगा। हम ऑलमोस्ट एयर के अंदर लाइट की स्पीड निकल के आती है 2,99,999, ठीक है। तो वैक्यूम के अंदर निकल के आ जाती है 3 लाख मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम ऑलमोस्ट सेम ही मान के चलते हैं एयर और वैक्यूम को। तो हमने यहां पर जितना भी अर्थ के ऊपर रहते हुए जितने भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस निकाले हुए हैं, एयर के विद रिस्पेक्ट टू ही निकाले हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास निकल के आता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, मैं RI लिख रहा हूं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4 रिफ्लेक्टिव। अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स याद रखिएगा, पिछले फॉर्मूले से पता चल रहा है, ये क्या निकल के आ रही है, पिछले फॉर्मूले से ही मुझे पता चल रहा है यूनिटलेस है, ये यूनिटलेस है, इसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे। क्यों, इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मीटर पर सेकंड से एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यूनिटलेस निकल के आएगी, ये यूनिटलेस निकल के आ रही। ठीक है, तो मैंने यहां पर तभी लिखा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4। ठीक है, तो मैं अगर यहां पर पूछ लूं व्हाट डज इट मीन, इसका मीनिंग क्या है। अगर ये छोटी सी स्टेटमेंट मैंने पूछ ली, तो डाल दी तुम्हें कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4, तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है, अगर मैं इसका आंसर निकल के आऊं तो ये लिखूंगा मैं, अगर इसके एक्चुअल मीनिंग की तरफ जाऊं तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है दैट स्पीड ऑफ लाइट इन, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड decreases by 2.4 times the speed of light in air। इसका मीनिंग ये निकल गया। समझना है और ज्यादा डेप्थ में जाके समझना तो समझ सकते हैं। जैसे ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये 2.4 है, यहां पर मैंने फॉर्मूला लिखा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, या वैक्यूम लिख लो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, यही मीनिंग आएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इज इक्वल टू 2.4। ठीक है, अब खुद सोचो ये क्या होगा, ये 2.4 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आ गया मैथमेटिकली, मैंने ऊपर वो स्टेटमेंट की फॉर्म के अंदर लिखा था, ये मैंने मैथमेटिकली सॉल्व करके दिखा दिया तुम्हें। ये मैंने ये चीज मैथमेटिकली सॉल्व करके दिखा दी। चीज पकड़ो कि क्या निकल के आ रहा है यहां पे, चीज को पकड़ के चलो। ठीक है जी, चलिए मैं आगे टॉपिक की तरफ जा रहा हूं।
आगे आता है बेंडिंग ऑफ लाइट। मुझे तो ज्योमेट्री देखनी है इसकी, बेंडिंग ऑफ लाइट की मुझे ज्योमेट्री ऑब्जर्व करनी है। ज्योमेट्री क्या निकल के आएगी? बेंडिंग ऑफ लाइट की मुझे ज्योमेट्री देखनी है, ज्योमेट्री क्या निकल के आएगी इसकी। ठीक है, तो आ जाओ पहला, रेयरर टू डेंसर, मतलब एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर लाइट एंटर कर रही है, तो मुझे इसकी क्या देखनी है? ज्योमेट्री देखनी है कि ज्योमेट्री के लिए कैसे सॉल्व होगा ये सारा कुछ। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, ये मेरा मीडियम निकल के आ गया, मतलब ठीक है, इसके अंदर ये मेरा मीडियम 1 निकल के आ गया, ये मेरा मीडियम 1 आ गया, ये मेरा मीडियम 2 आ गया। ये व्हाइट कलर की लाइट है, ठीक है, सेपरेटिंग द मीडियम, ये मीडियम को सेपरेट कर दिया, ये बात। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, जो भी मीडियम होगा, मीडियम के साथ मतलब जो भी सरफेस होगा, मतलब ये वो सरफेस है, ठीक है, सरफेस सेपरेटिंग द मीडियम, ये लिख रहा है, सरफेस दैट सेपरेट्स द मीडियम, ठीक है, यहां पर लिख रहे हैं दैट सेपरेट्स द मीडियम। ठीक है, तो मेरे पास यहां पर क्या निकल के आएगा, ये सरफेस है। मैंने तुम्हें क्या बोला था, नॉर्मल जो भी होगा रिफ्लेक्शन के अंदर, मैंने तुम्हें नॉर्मल समझाया था, नॉर्मल जो भी होगा वो सरफेस के साथ 90 डिग्री के एंगल पे होगा। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा नॉर्मल जो निकल के आएगा वो इस तरह से निकल के आएगा, ये मेरा नॉर्मल निकल के आएगा। अब यार एक रे तो होगी नहीं, ठीक है, इस मीडियम के ऊपर पता नहीं कितनी रेज आके इंसिडेंट हो रही होंगी, हर तरफ से ही आके हो रही है। मैंने कोई एक रे पकड़ ली, मैंने कोई एक रे पकड़ ली, कोई, अब तुम्हारे मर्जी है, वो एक रे कहीं से भी आ सकती है। मैंने मान लिया कि वो एक रे यहां से आ रही है, ठीक है, तो ये मेरी क्या निकल के आ रही है? इंसिडेंट रे निकल के आ रही है। ये क्या निकल के आ रही है? इंसिडेंट रे निकल के आ रही है। ठीक है, तो यार लाइट क्या करने वाली है? लाइट इस डायरेक्शन के अंदर बेंड करने वाली है, तो ये मेरी क्या निकल के आ रही है? रिफ्रैक्टेड रे निकल के आ रही है। ये मेरी क्या निकल के आ रही है? रिफ्लेक्टेड रे। और 10th क्लास में हमने अच्छा खासा रट्टा लगाया हुआ इसका। क्या रट्टा लगाया हुआ है? व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, लाइट bends towards नॉर्मल। लाइट जो होती है बेंड कर देती है नॉर्मल की तरफ। ये हमने अच्छे खासा अच्छी तरह से याद की हुई है ये बातें। ठीक है जी, और अगर इसका रीजन अच्छी तरह से समझना, अभी बात पकड़ में आएगी तुम्हारे, अगर इसका रीजन अच्छी तरह से समझना है तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर इसका रीजन, वेव ऑप्टिक्स इसका रीजन ज्यादा अच्छे तरीके से समझाती है, हमने वो कर लिया। जहां पे तुम्हें वेव फ्रंट्स डिफरेंट जैसे लेंस के अंदर मैंने बताया था, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस के अंदर जो वेव फ्रंट्स हमने बनाने की सोची थी, मतलब बनाई थी जहां पे, ठीक है, वहां पर ये चीज समझ में आती है। फिलहाल मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा, आपको इतना ही याद रखना है, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। वेव ऑप्टिक्स के अंदर इसका रीजन बना हुआ, ठीक है। इसी तरह से मेरा जो सेकंड निकल के आता है इसी के अंदर मेरा जो सेकंड निकल के आएगा वो निकल के आएगा डेंसर टू रेयर, ठीक है, वो क्या निकल के आएगा मेरा? डेंसर टू रेयर निकल के आएगा। ठीक है, फिर से वैसे ही एक मीडियम सिलेक्ट कर लेते हैं, मतलब एक सरफेस सिलेक्ट कर लिया। ये सरफेस क्या कर रहा है? सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडियम्स, अगर ये सरफेस सेपरेट कर रहा है दो मीडियम्स को, तो मुझे मालूम है इसका नॉर्मल इस तरह से निकल के आएगा, 90 डिग्री का एंगल सरफेस के साथ बनाते हुए। अब आप देखो ना, सरफेस अगर बेंड हो गया तो 90 डिग्री एंगल नॉर्मल में बेंड हो जाएगा, ठीक है, तो ये मेरा नॉर्मल निकल के आ रहा है, ठीक है, तो ये मेरी इंसिडेंट रे निकल के आएगी।
ये मेरी इंसिडेंट रे निकल के आ गई, ये इंसिडेंट रे निकल के आ गई। और ये अगर इंसिडेंट रे निकल के आ रही है तो ये क्या कर जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी, नॉर्मल से अवे, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो इसका हम क्या याद रखते हैं, व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम denser to rarer medium, light bends towards नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड कर दी, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, सॉरी टुवर्ड्स नहीं, मैं ऊपर से देख के लिख रहा, गलती से लिख गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम। तो इसका रीजन भी वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, बेटर एक्सप्लेनेशन इसकी वेव ऑप्टिक्स के अंदर ही पड़ी हुई है, ठीक है ना, बेटर एक्सप्लेनेशन इसकी वहीं पे पड़ी हुई है। ठीक है, चलो अब हर बार लाइट ऐसा करेगी, each time when light travels from rarer to denser medium or denser to rarer medium, is the light going to bend every time? No, not every time. ठीक है, there are two such cases where light will not bend towards any, मतलब towards normal, मतलब सिंपल केसेस के अंदर निकल के आएगा, लिखो लिख लो, two cases where light does not bend, two cases where light does not bend, बेंड ही ना करे लाइट, ऐसे दो केसेस जहां पे लाइट बेंड ही ना करे, टू केसेस वेयर लाइट डज नॉट बेंड। ठीक है जी, अब पिछले केसेस के अंदर अब ध्यान देना एक बार, ठीक है, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है और ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकल के आता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है, उसे नीचे करें, यहां पर भी, ठीक है, यहां पर भी ध्यान से देखना, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही देखेंगे हम, मेरे पास केस निकल के आया, ये मेरा मीडियम है, मतलब ये मेरा सरफेस है जो सेपरेट कर रहा है, अब मेरा नॉर्मल ये निकल के आ गया, ये मेरा नॉर्मल निकल के आ गया, ठीक है, मैंने क्या किया, इंसिडेंट रे भी इसी के ऊपर ही आ गई, ये मेरी इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे निकल के आ गई नॉर्मल के ऊपर ही, ठीक है, इंसिडेंट रे यहां से सीधा ही पास कर जाएगी, सीधा ही, ये आ गई मेरी रिफ्रैक्टेड रे। हुआ क्या, यहां पर आर आई इज इक्वल टू 0 निकल के आ रहा है, यहां पर आर इज इक्वल टू 0 निकल के आ रहा है, तो ये केस वो निकल के आता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 निकल के आएंगे, जब लाइट कभी कहीं भी पास नहीं कर रही, ये आगे चल के यूज होगा हमारा, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर ये हमारी इक्वेशन निकल के आएगी, तब हम इसे यूज करने वाले हैं। होता क्या है, वी रिक्वायर एटलीस्ट मिनिमम 2 रेज टू ड्रॉ ए इमेज, वहां पर वन ऑफ द रे हम ये मान के चलते हैं जब भी रिफ्लेक्शन के केसेस के अंदर हम ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सेकंड केस, इसके अंदर सेकंड केस क्या निकल के आएगा, सेकंड केस मेरे पास निकल के आएगा ये, जब मीडियम्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द मीडियम आर इक्वल, इसके ऊपर ना आगे चल के तुम्हें क्वेश्चंस भी आएंगे कि पानी के अंदर डिप कर दिया,
तो बताओ क्या चेंज आएगा लाइट के अंदर, ठीक है, फोकल लेंथ के अंदर क्या चेंज निकल के आएगा, ये लेंस मेकर फॉर्मूलाज के अंदर करेंगे भी हम। रिफ्रैक्टिव इंडिसेस आर सेम, अगर सेम निकल के आर आर है तो सपोज करो ये सरफेस है जो सेपरेट कर रहा है, ठीक है। अब लाइट इंसिडेंट रे कहीं से भी बना दो, तुम्हारी विश है, ठीक है। ये अगर μ1 है, ये μ2 है, इंसिडेंट रे चाहे सीधी बनाओ या टेढ़ी, ये सीधी जाएगी। ये तुम्हारी इंसिडेंट रे है, ये बेंड करनी ही नहीं है। ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे, ये बेंड करने ही नहीं वाली, क्योंकि मीडियम सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस सेम है मीडियम्स के। ये दो केसेस निकल के आते हैं जहां पर लाइट बिल्कुल बेंड नहीं करेगी। ठीक है जी। अच्छा, अभी न्यूमेरिकल्स या बुक्स के अंदर कैसे लिखा होता है, नोट डाल के लिखना, लिख लो कि बुक्स के अंदर आपको नोटेशन कैसे मिलते हैं, या कभी कभी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन के अंदर नोटेशन हमें कैसे मिलती है। ठीक है, हमें कभी कभी ये ऐसे लिखा मिलता है, ये ऐसे लिखा मिलता है, ये हमें कंपैरिजन बता रहा है, रेशियो बता रहा है, लेकिन ये बच्चे को याद रखना पड़ता है कि 2 की रेशियो 1 के साथ बता रहा है कि 1 की रेशियो 2 के साथ बता रहा है। ये नोटेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। एक्चुअल में ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये μ2 अपॉन μ1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये चीज क्या रिप्रेजेंट करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये याद रख लो कि बुक्स के अंदर या न्यूमेरिकल्स के अंदर तुम्हें कभी कभी ये चीज मिलेगी, तो ऐसे ही रखना, ठीक है। इस तरह से करना, ठीक है। अभी तुम्हें इतना तो मालूम ही है, ये क्या निकल के आएगा, वेलोसिटी इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम 2। ये हम कर ही चुके हैं, ये हम कर ही चुके हैं। अभी यहां से मैं तुम्हें एक वेलोसिटी के कंसेप्ट की तरफ लेके जाता हूं। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है जी। अब अगर आपको याद हो, मैंने वेव ऑप्टिक्स पहले करवाई है, तो आपको अगर वेव के अंदर याद हो, एक वेव के अंदर जो ये डिस्प्लेसमेंट की जाती है, इसे हम वेव लेंथ बोलते हैं। एक वेव ने, ठीक है, एक सिंगल वेव ने कितनी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसे हम वेव लेंथ कहना शुरू कर देते हैं। तो मतलब मैं डिस्प्लेसमेंट की जगह लैम्डा यूज कर सकता हूं। जब आप वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात कर रहे हो किसी भी मीडियम के अंदर, मीडियम के साथ क्या लिख देना, तो ये वेवलेंथ निकल गया। वेयरएज अगर आपको याद हो, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होता है। 1/t किसे रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी को। तो इनटू आप क्या कह सकते हो इसे, फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी का यहां पे मेरे पास एक नया फॉर्मूला निकल के आ रहा है, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, यहां पर मेरे पास एक नया फॉर्मूला निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये याद रखना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द सोर्स। ये सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी। लैम्डा किसके ऊपर डिपेंड करता है, लैम्डा डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। इवन के वेलोसिटी भी किसके ऊपर डिपेंड करती है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। तो यार पीछे सोर्स तो सेम ही है, सन मान लो पीछे सोर्स। पहले वैक्यूम में से लाइट आई, फिर एयर में, एटमॉस्फेयर में एंटर करी है, लेकिन एटमॉस्फेयर की डेंसिटी भी क्या करती जा रही है, जैसे जैसे अर्थ की तरफ आते जाते डेंसिटी इंक्रीज करती जा रही है। फिर वाटर के अंदर एंटर करवा दो, वाटर के अंदर भी डेंसिटी और ज्यादा इंक्रीज करती, तो सोर्स तो सेम है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स रिमेन सेम। चेंज क्या होता जा रहा है, मीडियम चेंज होता जाता है, तो लैम्डा चेंज होता जा रहा है। तो मतलब कि आपने जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का V1/V2, तो यहां पर आप V1 को क्या लिख सकते हो,
V1 को क्या लिख सकते हो, ये देख के लिखो जरा। ये V1 को आप लिख सकते हो लैम्डा 1 इंटू फ्रीक्वेंसी, अभी सोर्स तो सेम ही है। V2 को लिख सकते हो लैम्डा 2 इंटू फ्रीक्वेंसी। पुट दीज वैल्यूज इन, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। पुट दीज वैल्यूज इन 1 के अंदर पुट कर दो भाई। 1 के अंदर जब तुम पुट करोगे तो मैं वापस आ जाता हूं यहीं पे, पीछे के जाना हमें, ठीक है। कलर चेंज करें, यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, तो मेरे पास यहां पर निकल के आ जाएगा लैम्डा 1 एफ लैम्डा 2 एफ की एफ के साथ कटिंग, तो ये आ गया लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो ये आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक नया फॉर्मूला निकल के आ गया, किसकी टर्म्स के अंदर, वेवलेंथ की टर्म के अंदर, वेवलेंथ की टर्म्स के अंदर, वेवलेंथ की टर्म के अंदर आपके पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे पास यहाँ पे अगर मैं देखा जाऊं तो मेरे पास यहाँ पर कुछ मिला के ये फॉर्मूलेज निकल के आ रहे हैं। इसका मतलब निकल के आता था ये, हमने क्या पढ़ा आज क्या लगे बता रहा हूं मैं, तो ये निकल के आएगा v1 अपॉन v2, ये निकल के आएगा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो मेरे पास ओवरऑल ये कंक्लूजन है मेरा आज का। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एयर का और वाटर का कंपैरिजन करके लिखूं यहाँ पे, तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पर वाटर ऊपर एयर नीचे, यहाँ पर वेलोसिटी इन वाटर नहीं एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन वाटर, वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन वाटर। ये मेरा कंक्लूजन निकल के आ रहा है आज के लेक्चर का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस को मैंने समझाने की कोशिश की, ठीक है। एक क्वेश्चन लास्ट में जाते जाते करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, वेवलेंथ लाइट की एयर के अंदर निकल के आ रही है 4000 एंगस्ट्रॉम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ये आपको याद ही रख लेना चाहिए, इज 2.4, ठीक है। फाइंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन डायमंड, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन डायमंड। तो मेरे पास सॉल्यूशन सीधा सीधा निकल के आ रहा है, यहाँ पे सॉल्यूशन सीधा सीधा निकल के आ रहा है कि ये एयर ऊपर आएगा, डायमंड नीचे आएगा, ये 2.4 है, एयर आर्मस्ट्रॉन्ग में रहने दो, ठीक है। ये डायमंड है, तो ये लैम्डा डी 2.4 के साथ डिवाइड करो, ठीक है। ये तुम्हारा आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर निकल गया, ये तुम्हारा आंसर निकल के आएगा, ठीक है जी। तो आज के लेक्चर को देख लेना, अच्छी तरह से देख लेना, अच्छी तरह से समझ लेना।